हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आया है तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। तो मैं डिटेल में सारे कुछ समझाऊंगा, बहुत सारे कंसेप्ट होंगे इसमें जो कि आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। तो पहला जो न्यूज़ था वो रिलेटेड टू 16th फाइनेंस कमीशन है, दैट इज सेंटर में सेटअप 16th फाइनेंस कमीशन इन 2023 टू सजेस्ट टैक्स डिवोल्यूशन। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन को सेटअप करने जा रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। हाँ, ताकि वो सजेस्ट करे कि किस रेशियो में जो है टैक्स को डिवाइड किया जाएगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, जो कि स्टार्ट होगा अप्रैल 1 2026 से स्टार्ट होगा, राइट। तो ये इसमें कौन कौन मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, मेंबर ऑफ कमीशन कौन होंगे, राइट। और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होंगे वो डिसाइड किया जाएगा, वो वर्कआउट किया जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन बेसिकली एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सजेशन देता है सेंटर और स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन को डिफाइन करता है कि किस तरह से टैक्स का डिवॉल्यूशन होगा। जैसे प्रीवियस फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन जो था, प्रीवियस फाइनेंशियल कमीशन, ये सबमिट किया था रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को। हाँ, और ये 5 साल के लिए था, 5 साल, दैट इज फ्रॉम ईयर 2021-22, दैट इज अप्रैल से लेकर मार्च 22, अप्रैल 21 से मार्च 22 और टू 2025-26। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के लिए प्रीवियस फाइनेंस कमीशन था, अंडर मिस्टर एन के सिंह के अंडर। ठीक है, और ये 15th फाइनेंस कमीशन था। 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो है सेंटर और स्टेट के बीच जो टैक्स डिवोल्यूशन था दैट वाज 42%। इसका मतलब जो सेंटर जो है, सेंटर जो है 42% जो है ऑफ द डिविजिबल टैक्स पूल जो होगा, जो टैक्स पूल कलेक्ट होगा, तो उसका 42% बेसिकली स्टेट्स को देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सेंटर जो है 42% ऑफ द डिविजिबल टैक्स पूल जो है स्टेट को दिया इस टाइम पीरियड में, दैट इज 21-22 से लेकर के 25-26 तक के टाइम पीरियड के लिए देगा, राइट। फिर नेक्स्ट जो है ये मार्च 26 तक के लिए है, तो नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन जो 16 फाइनेंशियल कमीशन है वो अप्रैल 26 से स्टार्ट होगा, राइट, 5 साल तक के लिए। तो इससे बेसिकली जो टैक्स पूल्स डिवाइड होता है ये बेसिकली हमारा फिजिकल डेफिसिट को भी डिटरमाइन करेगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा तो फिर डेफिसिट कम होने का चांस होगा। तो एज पर द पाथ जो है, जो फिजिकल कंसोलिडेशन गवर्नमेंट ने एम किया है, तो गवर्नमेंट का एम जो है नेक्स्ट 2025 26 का अगर बात करें तो गवर्नमेंट का एम क्या है, फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट टारगेट, फिजिकल डेफिसिट टारगेट इज 4.5% of GDP for 25-26, राइट, 4.5% ऑफ जीडीपी। अगर हम बात करें करंट फिजिकल दैट इज फाइनेंशियल 24 के लिए, अभी जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है दैट इज हाउ मच, 5.9% ऑफ जीडीपी। ये हमें अचीव करना है इस बार, 5.9% ऑफ जीडीपी। और जो बेसिकली दिस इज लोअर, ये कम है कंपेयर टू जो करंट आया था मार्च 31 2023 का डेटा जो आया, इसके अकॉर्डिंग हमारा फिजिकल डेफिसिट इज 6.4% ऑफ जीडीपी। हाँ, तो हमें जो है नेक्स्ट ईयर के लिए हमें 5.9% चाहिए और उसके बाद 4.5% ऑफ जीडीपी का हमारा टारगेट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइनेंस कमीशन एंड द फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट इज व्हाट डू ओपेक प्लस प्रोडक्शन कट मीन। तो एक्चुअली हम लोग क्यों बात कर रहे हैं ओपेक प्लस कंट्रीज का, क्योंकि अभी ओपेक प्लस कंट्रीज ने डिसाइड किया कि जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो कम कर दिया जाएगा, ऑयल को कट करना है। तो पहले हम जान जाते हैं ओपेक प्लस क्या है। तो ओपेक में एक्चुअली जो है दो, ओपेक प्लस में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसमें 13 ओपेक ओपीईसी ओपेक मेंबर्स है आते हैं और 10 नॉन ओपेक मेंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये ओपेक प्लस में बेसिकली कौन कौन से मेंबर है, जैसे हो गए अजरबैजान है, हाँ, अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया हो गया, उसके बाद मेक्सिको है, ओमान है, हाँ, मेक्सिको हो गया, ओमान हो गया, फिर रशिया है, साउथ सुडान है और सुडान है, राइट। तो ये सारे कंट्रीज आते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज में। तो ओपेक प्लस कंट्रीज ने एक्चुअली क्या हुआ इस बार, अप्रैल, अभी अप्रैल चल रहा है ना, तो अप्रैल के स्टार्टिंग में इन्होंने अनाउंस किया कि वो लोग ऑयल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 1.16 मिलियन बैरल
बैरल पर डे, इतना कम प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज ऑयल कट करेंगे बाय हाउ मच 1.16 मिलियन बैरल पर डे। एक बैरल में कितना अमाउंट हो, कितना लीटर होता है, वन बैरल में 159 लीटर होता है, समझिए कितना अमाउंट को ये कट करने जा रहे हैं। तो 1.16 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल प्रोडक्शन को ये लोग कट कर रहे हैं। ये एक्चुअली कट करेंगे तो ये बेसिकली 3.7% ऑफ द ग्लोबल डिमांड जो है ऑयल का, उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, मार्च में एक्चुअली क्या है ना कि ये बेसिकली एक एड ऑन है, पहले भी, इससे पहले भी उन्होंने डिसाइड किया था कट करने का। हाँ, ये कट जो 1.16 मिलियन बैरल पर डे का है, ये दिस इज इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग अभी 2 मिलियन बैरल पर डे को ऑलरेडी कट कर चुके हैं, प्लस अब 1.16 और कम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका एम क्या है कि एम ये है कि मार्केट प्राइस को वो स्टेबलाइज कर सके, मार्केट प्राइस स्टेबलाइज हो। क्यों? क्योंकि मार्च में अप्रैल में इन्होंने कट करने का डिसाइड किया। मार्च में क्या हुआ था कि प्राइस ऑफ जो क्रूड ऑयल है वो गिर गया था टू $75 पर बैरल। हाँ, $75 पर बैरल चला गया था। तो वो चाहते हैं कि प्राइस इसका हाई हो, ताकि वो अपना जो भी लॉस हो रहा है, ये प्राइस क्रैश होने से जो लॉस हो रहा है वो उसको कवर कर सके। इसलिए वो चाहते हैं कि ये प्राइस बढ़ जाए, इसलिए ये कट करने का डिसीजन हो रहा है। तो हम लोग एक बार ट्रेंड देख लेते हैं, एक्चुअली ट्रेंड क्या चल रहा है ऑयल प्राइस का। तो अप्रैल लास्ट जो क्रैश हुआ था, अप्रैल 2020 में ऑयल प्राइस क्रैश हुआ था। क्यों क्रैश हुआ था इस टाइम में? क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था। ठीक है, पैंडेमिक के कारण जो ऑयल डिमांड कम था, ठीक है, तो गाड़ी चल नहीं रहा था, तो फिर डिमांड था नहीं, तो फिर ऑयल प्राइस क्रैश हुआ था। उसके बाद जनवरी में क्या हुआ, जनवरी 2022 का बात करें तो ऑयल प्राइस सडनली राइज हुआ, प्राइस जो है राइज हुआ। दैट इज जनवरी, जैसे 22 का बात करें, जनवरी 22 में इस ऑयल का प्राइस था $78 पर बैरल। ठीक है, वही फिर जो है मार्च 22 में, मार्च फरवरी में वॉर स्टार्ट हुआ, मार्च 22 में ऑयल का प्राइस हो गया $120 पर बैरल। तो देख रहे हैं 78 से 120 चला गया था। तो जनवरी 2022 के वाले रेंज का बात करें तो उस समय ऑयल प्राइस इंक्रीज हुआ मार्च महीने में, जनवरी से मार्च में। उसके बाद अभी का अगर हम लोग बात करें तो अभी जो है ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है, राइट, ग्लोबल स्लो डाउन है और रिसेशन स्टार्ट हो गया है। रिसेशन बोले तो यूएस और यूरोपियन यूनियन से जो है ऑयल का डिमांड कम हो गया है। तो इस कारण से क्या है कि ऑयल का प्राइस घट रहा है। तो इसलिए अब चाहता है कि पोस्ट अगर कट करे, पोस्ट प्रोडक्शन कट होने से जो है ऑयल प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, वाई अप्रोक्सीमेटली इट इज एक्सपेक्टेड कि 6% से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बेसिकली लॉस कवर करने में सही रहेगा इनके लिए। अगर हम लोग बात करें कि इम्पैक्ट क्या होगा हमारा अगर इस ऑयल का कट करेगा प्रोडक्शन को बाय 1.16 और उससे पहले 2 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल प्रोडक्शन कट किया गया, तो हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम लोग ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस बेसिकली इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर, ये याद रखिएगा। तो पहले रैंक वाइज अगर बात करें तो लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर यूएसए है, सेकंड में चाइना है, थर्ड में इंडिया है, राइट, थर्ड में इंडिया है। फोर्थ का बात करें तो फोर्थ इज रशिया एंड फिफ्थ इज जापान। तो रैंक वाइज ये है ऑयल कंज्यूमिंग का रैंकिंग। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है और इंडिया अपना 85% जो ऑयल है रिक्वायरमेंट वो इंपोर्ट करता है और बाद बाकी 15% वो खुद ही प्रोड्यूस करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो ऑयल कंज्यूम करता है वो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो कट करने से जो प्राइस इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, प्राइस अराउंड 10 पर बैरल इंक्रीज हो जाएगा इंडिया के लिए। तो ये जो है इंडिया का इंपोर्ट बिल में असर करेगा, क्योंकि 85% ऑफ द ऑयल रिक्वायरमेंट जो है इंडिया इंपोर्ट करता है और इंडिया क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, समझ जाइए कितना इंपोर्ट के ऊपर, बिल के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट अराउंड 0.4% से ऑफ द जीडीपी से बढ़ जाएगा, राइट। इससे क्या होगा कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी घट जाएगा, हम डॉलर में पे करेंगे, डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, इंडिया का रुपी का डिमांड के कंपैरिजन में डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमारा रुपी डिप्रिशिएट करेगा, राइट, रुपी विल डिप्रिशिएट।
और एक तरह से हम लोग इन्फ्लेशन को भी इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑयल जो जो महंगा ऑयल है, बाई ₹10 डॉलर पर बैरल जो दाम बढ़ेगा, तो इसके कारण ये ऑयल बहुत सारे जगह पे यूज होगा, इंडिया में बहुत सारे फैक्टर प्रोडक्शन में यूज होगा। तो इससे क्या होगा कि जनरल कमोडिटी के भी प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्राइस इंक्रीज होगा तो फिर इन्फ्लेशन, जनरल लेवल ऑफ प्राइस जो होता है उसे ही हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन लेवल भी बढ़ जाएगा। फिर आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। कॉमन पीपल पे इस पे क्या असर पड़ सकता है कि कॉमन पीपल में डायरेक्टली अगर बोले तो ऑयल प्राइस तो इस बार नहीं बढ़ेगा, पेट्रोल और डीजल का, क्योंकि जो इस बार तो एक तो इलेक्शन का भी टाइम है, तो गवर्नमेंट आई डोंट थिंक दे इज गोइंग टू टेक अ रिस्क कि ऑयल प्राइसेस को बढ़ाए और पास ऑन करे, क्योंकि अगर इसे पास ऑन करेगा तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हाँ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग ऑफ कोर्स ये ऐसा लोग जनरल पब्लिक नहीं चाहेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड, तो गवर्नमेंट बेसिकली मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट शुड गो फॉर रशिया, रशियन ऑयल के लिए की तरफ ज़्यादा डिमांड करना चाहिए, बिकॉज रशिया हमें चीप प्राइस पे कर रहा है, राइट। अगर प्री परचेज एग्रीमेंट कुछ ऐसा हो कि पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके और फिर कम प्राइस पे ऑयल ले ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि गो फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर सोलर पावर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे, हाइडल हो गया, ऑल्टरनेटिव जो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। तो लास्ट वीक OPEC plus countries announced a voluntary oil production cut by 1.16 million barrel per day. Reduced global oil supplies can impact the economy of India, which is dependent on oil import for approx 85% of its energy demand. नेक्स्ट चलते हैं डिसबर्समेंट अंडर द मुद्रा स्कीम के बारे में। तो डिसबर्समेंट का अगर बात करें, देखिए दो तरह का चीज होता है, एक होता है सैंक्शन अमाउंट, एक होता है डिसबर्स अमाउंट। तो बैंक जो है लोन सैंक्शन करता है, तो जितना अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन किया जरूरी नहीं है कि बैंक उतना ही अमाउंट जो कस्टमर को दे दे। डिसबर्स जरूरी नहीं सेम हो, सैंक्शन अमाउंट डिफरेंट हो सकता है डिसबर्स अमाउंट से। जो कस्टमर को एक्चुअली में पैसा मिलेगा इज डिफरेंट फ्रॉम द लोन वो सैंक्शन करता है। जैसे अगर 1 करोड़ का लोन सैंक्शन किया तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कस्टमर सेटिस्फाई ना किया हो, तो हो सकता है सिर्फ 80 लाख ही उसे डिसबर्स करे, कस्टमर को सिर्फ 80 लाख दे, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वो एग्री नहीं किया होगा या सेटिस्फाई नहीं कर पाया होगा, उस कारण से पूरा सैंक्शन अमाउंट डिसबर्स नहीं करते हैं। तो क्या है कि फाइनेंशियल अगर हम लोग बात करें यहाँ, जैसे अगर हम लोग देखें तो 1 करोड़ से 1 करोड़ का जगह 80 लाख कर दिया, मतलब कि 20 लाख का डिफरेंस हुआ, मतलब 20% जो है कम सैंक्शन किया गया है इस केस में, इस एग्जाम्पल में। लेकिन अगर हम लोग रियल मुद्रा का बात करें, मुद्रा लोन दैट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, हाँ, ये 10 लाख तक का लोन देता है। इस केस में जो है 98.65% जो है वो सैंक्शन कर दिया गया, राइट। मतलब 1.35% सिर्फ सैंक्शन नहीं हुआ, यहाँ 20% जैसे सैंक्शन नहीं हुआ, मतलब डिसबर्स नहीं हुआ, यहाँ 1.35% सिर्फ डिसबर्स नहीं हुआ, 98.65% जो है सैंक्शन अमाउंट डिसबर्स हो गया। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो गैप बिटवीन सैंक्शन और डिसबर्स अमाउंट था वो सिर्फ 1.35% था। वही फाइनेंशियल ईयर 22 का बात करें, ये फाइनेंशियल ईयर 23 का था, गैप बिटवीन सैंक्शन एंड डिसबर्स is 1.35%। फाइनेंशियल 22 में दिस वाज फ्रॉम 2.2% टू 3.3%, इस रेंज में जो है डिसबर्स नहीं हुआ था। ये जो मुद्रा स्कीम है ये कब इंप्लीमेंट हुआ था, बेसिकली 8 अप्रैल 2015 में इंप्लीमेंट किया गया था। 8 साल हो चुका है, 2023 में 8 ईयर्स कंप्लीट किया अप्रैल में। हाँ, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में, हाँ, कि कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 23 में जो अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन था दैट वाज 4.48 लाख करोड़, 4.48 लाख करोड़ रुपीस सैंक्शन किया गया था। और डिसबर्स अमाउंट जो है दैट वाज 4.42 लाख करोड़। तो इतना हेवी अमाउंट जो है सिर्फ मुद्रा स्कीम के अंडर सैंक्शन किया गया, 4.42 डिसबर्स हुआ, दैट इज 98.65% जो है डिसबर्स हो गया, विच इज इक्वलेंट टू 4.42 लाख करोड़ रुपीज। 98.65% ऑफ 4.48 लाख करोड़ इज इक्वल टू 4.42 लाख करोड़ जो सैंक्शन हुआ, डिसबर्स हुआ। इसमें क्या होता है ना
कि ये जो है गैप जो है बहुत कम है, हम जैसे देख रहे हैं सैंक्शन और डिसबर्स के बीच में। इसका मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो कंप्लायंस था, वो कस्टमर ने अच्छे से कंप्लाई किया होगा, तभी इतना डिसबर्स हो सका है। और एक और कारण है कि ये क्योंकि स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो है वॉर लेवल पे जो है जो बैंकर्स है वो काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डिसबर्स हो पाया है। और इस लोन में एक बात बता दूं कि इस मुद्रा स्कीम के अंडर किसी भी तरह का कोलैटरल का जरूरत नहीं पड़ता इस स्कीम में, और 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। अप टू 10 लाख रुपीस मुद्रा लोन में दिया जाता है, मैक्सिमम इज 10 लाख रुपीस, और विथ कोलैटरल, नो कोलैटरल इज रिक्वायर्ड, किसी तरह का सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है इसमें। कौन दे सकता है इसे? बैंक है, एनबीएफसी है, हाँ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो है ये लोन प्रोवाइड कर सकता है, अगर वो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंटरप्राइज के तहत रजिस्टर्ड है तो। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें बैंकिंग सेक्टर जो राइट नाउ बहुत अच्छा कर रहा है। अगर हम बात करें कि एनपीए के बारे में, तो एंटायर बैंकिंग सेक्टर का जो एनपीए है दैट इज 5.9% हुआ है। हाँ, 5.9% इज द एंटायर एनपीए, दैट इज द ग्रॉस एनपीए इज 5.99%। और अगर हम डिसबर्स के, ये ग्रॉस एनपीए है, अगर हम डिसबर्स के टर्म में बात करें तो दैट इज अराउंड 1.37%। जो एनपीए है, परसेंटेज ऑफ क्रेडिट डिसबर्स से बात करें तो 3.17% है। अप्रैल 8 में जो है, अगर हम बात करें मुद्रा स्कीम के अंदर, तो अप्रैल 8 को इसने 8 साल कंप्लीट किया। तो इन 8 सालों में जो है एज ऑन अप्रैल 8 जो है 41 करोड़ मुद्रा लोन जो है सैंक्शन किया गया। 41 करोड़ नंबर ऑफ लोन्स, हाँ, सैंक्शन किया गया, और ये नंबर ऑफ लोन्स है 41 करोड़, और जो अमाउंट है लोन में दैट इज इक्विवेलेंट टू 23.2 लाख करोड़ रुपीस। 8 साल में जो अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन किया गया दैट इज इक्विवेलेंट टू 23.2 लाख करोड़ रुपीस। इतना ज़्यादा 8 साल में सैंक्शन किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च हुआ था, जैसे मैंने बताया, 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 से 8 अप्रैल 2023 तक में इतना अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन हो गया। इस लोन का एक और फीचर ये है कि 68% जो है 68% ऑफ द अकाउंट्स जो है, नंबर ऑफ अकाउंट्स, वो बिलोंग करता है विमेन एंटरप्रेन्योर का, बिलोंग्स टू विमेन एंटरप्रेन्योर। हाँ, और जो 51% ऑफ द अकाउंट्स है वो बिलोंग करता है एससी, एसटी एंड ओबीसी को। तो ये काफ़ी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, और ये उस पर्पस को सर्व भी कर रहा है। तो ये स्कीम जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी मदद कर रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का अगर हम बात करें तो दो फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके 3 पिलर्स है, राइट? दैट इज फंडिंग द अनफंडेड हो गया, फंडिंग द अनफंडेड। तो ये चीज मुद्रा जो है इस फर्स्ट पिलर को सेटिस्फाई करता है, राइट? फंडिंग द अनफंडेड, जो अनफंडेड है उसको फंड मिल रहा है। सेकेंड पिलर इज सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, एंड थर्ड पिलर इज बैंकिंग द अनबैंक्ड। तो ये 3 पिलर है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, और इसका एक पिलर जो है फंडिंग द अनफंडेड को ये मुद्रा स्कीम जो है सेटिस्फाई करता है। मुद्रा स्कीम 3 कैटेगरीज में है, आपको पता है, 3 कैटेगरीज में आता है, दैट इज शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु जो है अप टू ₹50,000 के लिए है, ये 50,000 टू 5 लाख तक है, और ये तरुण जो है ग्रेटर देन 5 लाख एंड अप टू 10 लाख तक के लिए, लेस देन 10 लाख। ठीक है, ये 50,000 ग्रेटर देन 50,000 किशोर एंड अप टू 5 लाख तक के लिए है, एंड शिशु इज अप टू 50,000 रुपीज। तो इन 3 कैटेगरीज में ये लोन दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया कोल इंपोर्ट राइजेस 32%, हाँ, टू 149 मेट्रिक टन इन अप्रैल टू फरवरी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। तो क्या है ना कि जो कोल का अगर हम लोग बात करें, मतलब कि हमारा एनर्जी डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 23 से को अगर हम लोग कंपेयर करें तो 22 में जो कोल का इंपोर्ट किया गया था दैट वाज 112.38 मेट्रिक टन्स, राइट? और फाइनेंशियल ईयर 23 में जो कोल इंपोर्ट किया गया था दैट वाज 148.58 मेट्रिक टन्स। तो ये फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल से लेकर के
फरवरी तक है, मार्च का डेटा नहीं आया है, इसलिए पूरा फाइनेंशियल से एक महीना कम है। अप्रैल से फरवरी तक का अगर देखें फाइनेंशियल 22 और 23 का डेटा, तो 112.38 मेट्रिक टन, 148 मेट्रिक टन, तो ये जो है डिमांड जो है इंक्रीज हुआ, राइट। दैट इज अप्रॉक्स 149 मेट्रिक टन पहुंच गया, इंक्रीज बाय 32%। इसमें जो है कोकिंग कोल का अगर हम बात करें, कोकिंग कोल जो है हाई क्वालिटी कोल होता है, ये स्टील प्रोडक्शन में यूज होता है। कोकिंग कोल का जो डिमांड है वो 7.69% से इंक्रीज किया। और कोकिंग कोल का डिमांड कितना हुआ फाइनेंशियल 23 में, इसी अप्रैल से फरवरी का बात कर रहे हैं, अप्रैल टू फरवरी, फाइनेंशियल 23 में कोकिंग कोल जो है 50.50 मेट्रिक टन इंपोर्ट किया गया। आउट ऑफ दिस 148, आउट ऑफ दिस 148, 50.50 मेट्रिक टन जो है कोकिंग कोल का इंपोर्ट किया गया। फाइनेंशियल 22 में वही कितना था, कोकिंग कोल कितना इंपोर्ट किया गया था, दैट वाज 46.89 मेट्रिक टन। तो ये 7.69% से कोकिंग कोल का डिमांड बढ़ गया, राइट। सिर्फ फरवरी का अगर हम बात करें ना, कोकिंग कोल का ओनली फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, तो 22 में 4.03 मेट्रिक टन इंपोर्ट किया गया था और 4.40 मेट्रिक टन फाइनेंशियल 23 में किया गया था। 22 में 4.03, 22 में 4.40 सिर्फ इन द मंथ ऑफ फरवरी में डिमांड किया गया। अगर हम बात करें नॉन कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल देखिए दो तरह का कोल हो गया, कोकिंग कोल एंड नॉन कोकिंग कोल। नॉन कोकिंग कोल जो है 22 में 9.42 मेट्रिक टन, ठीक है, फरवरी में डिमांड किया गया था, इंपोर्ट किया गया था। और 23 में 11.68 मेट्रिक टन नॉन कोकिंग कोल इंपोर्ट किया गया। तो दिस टू इज फॉर मंथ ऑफ फरवरी, और ऊपर में वीक्स ऑफ फॉर अप्रैल टू फरवरी। तो इंडिया जो है अगर बात करें तो टॉप 5 कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आता है, तब भी इंडिया को इतना ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। टॉप 5 कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, अगर हम रैंक वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा कोल कौन प्रोड्यूस करता है, चाइना प्रोड्यूस करता है। सेकंड रैंक पे आता है इंडिया, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। थर्ड पे आता है यूएसए, फोर्थ पे कौन है, फोर्थ पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और फिफ्थ पे आता है इंडोनेशिया, राइट। इंडिया इज अमंग द टॉप 5 कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। स्टिल इंडिया को इतना ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि इंडिया के पास जो है हाई क्वालिटी कोल नहीं है। कोल का बेसिकली हम जानते हैं पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट आता है। तो इंडिया में बेसिकली पीट, लिग्नाइट और बिट्यूमिनस ज़्यादा मिलता है, वो भी बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसा कि हाई क्वालिटी कोल जो है, कोकिंग कोल जो है इंडिया को, क्योंकि वो की रॉ मटेरियल है स्टील प्रोड्यूस करने के लिए, स्टील में सबसे ज़्यादा यूज होता है कोकिंग कोल, इसलिए कंट्री जो है हेवीली डिपेंडेंट है कोल का इंपोर्ट करने के ऊपर। तो इंपोर्ट ऑफ द कोकिंग कोल रोज टू दिस मच ड्यूरिंग द अप्रैल टू February period for financial year 23. So this was all about the coal demands. Next is business situation to improve. हाँ, and credit demand upbeat in financial 24 according to RBI. तो क्या हुआ, RBI का सर्वे आया अभी, हाँ, उसमें पता चला कि जो ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन है ना कंट्री का, वो इंप्रूव करेगा इन फाइनेंशियल ईयर 24, इट इज गोइंग टू इंप्रूव। हाँ, और जो बैंक जो है, इफ यू टॉक अबाउट बैंक, तो बैंक ऑफ कोर्स रिकवरी में है। फिर हमारा जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये रोबस्ट है अभी के टाइम में, सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऑफ कोर्स जो डिमांड है ना, डिमांड जो है कंज्यूमर डिमांड, वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ है। फिर डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट का भी बात करें अगर, तो डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट भी अभी हाई चल रहा है। तो क्योंकि डिमांड पैरामीटर्स इंप्रूव कर रहा है, राइट, डिमांड पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अभी ज़्यादा है, स्पेशली इन द सर्विस सेक्टर, सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम बात करें। क्योंकि जैसे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आ रहा है, तो दैट इज ऑफ कोर्स इन द एक्सपेंशन कैटेगरी ग्रेटर देन 50, तो वी कंसिडर कि हाँ कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अभी है। तो दीज आर बेसिकली पॉजिटिव साइन, ये दिखा रहा है कि जो बिजनेस सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगा, बेसिकली ये सजेस्ट कर रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करें, जैसे कि करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, एक्सपोर्ट का बात करें तो मर्चेंडाइज विजिबल हो गया, एक्सपोर्ट इनविजिबल हो गया, जैसे कि सर्विसेज विजिबल में आता है, जो विजिबल जो हम देख सकते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट करते हैं, इनविजिबल हो गया। करंट अकाउंट में 3 चीज आता है ना, विजिबल एक्सपोर्ट, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, और जो ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं, राइट। तो विजिबल में क्या है, मर्चेंडाइज आते हैं विजिबल में। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का अगर हम बात करें तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो
सोच हमें लग रहा है कि अराउंड 4.1% से, आरबीआई का सर्वे के अकॉर्डिंग 4.1% से ग्रो करने वाला है, राइट। ये एक्सपोर्ट का है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड। वही इंपोर्ट जो है वो 16% से इंक्रीज होगा इन फाइनेंशियल ईयर 23। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 का बात करें, यही चीज फाइनेंशियल ईयर 24 का बात करें, तो एक्सपोर्ट जो है वो घटेगा बाय 2.3%, और इंपोर्ट जो है वो भी घटेगा, श्रिंक करेगा बाय 3.8%। मतलब इंपोर्ट ज़्यादा श्रिंक करेगा कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो ये बेसिकली अच्छा इंडिकेटर है, राइट। यहाँ फाइनेंशियल 23 में जो है हम लोग इंपोर्ट जो है ग्रो कर रहा था 16% से, और एक्सपोर्ट सिर्फ 4.1% से। मतलब ये हमारे लिए एडवर्स था, यहाँ ये हमारे लिए एडवर्स कम है। तो सर्वे के अकॉर्डिंग जो आरबीआई का सर्वे आया, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 ये पैक किया गया है टू 2.6% ऑफ जीडीपी। वही फाइनेंशियल ईयर 24 में ये पैक किया गया है टू 2% ऑफ जीडीपी। तो देख रहे हैं बार बार इसलिए यहाँ पे लिखा गया है बिजनेस सिचुएशन टू इम्प्रूव। हाँ, ये बिजनेस सिचुएशन इंप्रूव करेगा अकॉर्डिंग टू आरबीआई सर्वे। तो हम लोग बार बार इसलिए 23 को 24 से देख रहे हैं कि 24 में क्या सिचुएशन रहेगा। कंज्यूमर सेंटीमेंट्स का जैसे मैंने बात किया है वो पॉजिटिव रहेगा। कंज्यूमर सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होने का मतलब जो है, जैसे कि कंज्यूमर जो है मेनली देखता है इन्फ्लेशन को, मतलब इन्फ्लेशन सही रहेगा। तो इसलिए सीपीआई इन्फ्लेशन जो है आरबीआई सर्वे के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल 23 में कितना है, फाइनेंशियल 23 में इट इज 6.7%, और वही फाइनेंशियल 24 में इट विल बी 5.3%। तो अब देख रहे हैं फिर से 24 से कंपेयर करें तो इंप्रूवमेंट है फाइनेंशियल 24 में। जीडीपी फोरकास्ट जो है, जीडीपी फोरकास्ट फाइनेंशियल 23 में इट इज अराउंड 7% ग्रोथ फोरकास्ट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का बात करें कि प्राइवेट सेक्टर जो है कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो दैट इज अराउंड 6.1% इन्वेस्टमेंट रहेगा। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अराउंड 7.1% रहेगा इन फाइनेंशियल ईयर 24। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन अगर होगा तो फिर लॉन्ग टर्म जो है बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमी को। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, वैल्यू एडेड जो है वो प्रोजेक्टेड है एट अराउंड 5.8% इन फाइनेंशियल 24। तो जितना पैरामीटर्स देखा गया उसके अकॉर्डिंग, आरबीआई के सर्वे के अकॉर्डिंग ये ऐसा लग रहा है कि बिजनेस सिचुएशन जो है वो इंप्रूव होगा, बैंक का क्रेडिट डिमांड जो है वो बढ़ेगा इन फाइनेंशियल ईयर 24। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई थिंक आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा हमारे इस लेक्चर से। अगर आपको अच्छा लगा तो डू काइंडली लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।